हाय गाइस, तो ये वीडियो है रिगार्डिंग जीएसटी रिवीजन। तो इसमें मैं जीएसटी के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि मेन सब्जेक्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक ही वीडियो में कंपाइल करके रख दे रहा हूँ। तो चैप्टर्स के नाम है कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम और आईटीसी और क्या बोलते हैं उसको आरसीएम हो गया, आरटीसी हो गया और क्या बचा हमारे पास, कंपोजिशन और एग्जेम्पशन। तो इन सब के सारे जो मेन कंसेप्ट है वो एक जगह कंपाइल करके मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ, जो कि मतलब मैं पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं कर रहा। इसमें बस जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां पे बच्चों के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं गलती करने के, मैं सिर्फ वही यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब जैसे ही सबसे पहले मैं चैप्टर 1 में आ गया। अब चैप्टर 1 है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, वही है कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, वेदर इज अ सप्लाई और नॉट। इसमें देखो, इसमें यही चीज होती है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि व्हाट इज अ सप्लाई, व्हाट इज नॉट अ सप्लाई, और अगर ये सप्लाई है वेदर इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम में पूछी जाने वाली भी यही है कि पूरा वो दे दिया उन्होंने कि बता दो कि वेदर इट्स कंस्टिट्यूट अ सप्लाई और नॉट। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। और फिर तो फिर इसमें ना जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मतलब बेसिकली जो ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि आईसीएआई हमेशा ट्रिकी पॉइंट्स पर ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है बच्चों के साथ। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इंपोर्ट ऑफ सर्विस की। यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस में बच्चे को घुमा देते हैं। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में सबसे पहले बस ध्यान रखना है कि अगर विद कंसिडरेशन है तो ऑलवेज सप्लाई, विद कंसिडरेशन ऑलवेज सप्लाई। देयर इज अमेंडमेंट कि विद सेपरेशन, विद कंसिडरेशन भी एक बार सप्लाई नहीं होगा, अगर पर्सनल पर्पस के लिए लिया है तो इट इज अमेंडमेंट। और अगर आप विदाउट कंसिडरेशन लेते हो, विदाउट कंसिडरेशन लेते हो तो चेक करो कि रिलेटेड पर्सन के लिए लिया है, खुद के लिए। अगर रिलेटेड पर्सन से नहीं लिया है, पहले तो चेक करो विद है या विदाउट है कंसिडरेशन। सबसे पहले यहां पे ध्यान दो, ये मत देखना ही मत कि रिलेटेड पार्टी है या नहीं। सबसे पहले ध्यान बस इतना दे दो विदाउट कंसिडरेशन है और विद कंसिडरेशन है। अगर विद कंसिडरेशन है तब उसके बाद फर्दर चेक करो कि वो पर्सनल पर्पस के लिया है नहीं। अगर पर्सनल पर्पस के लिए लिया हुआ होगा तब वो सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर वो प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिया, देखो यार, इंपोर्ट ऑफ सर्विस प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिया हूं, कंसिडरेशन पे कर दिया, ऑलवेज कंस्टिट्यूट अ सप्लाई, दैट्स इट। अगर पर्सनल के लिए तो नहीं, सिंपल है। और फिर उसके बाद अगर मैंने फ्री में ले लिया, सरकार खटकती है, अच्छा बेटा फ्री में, तो तेरा बाहर कोई अपना बैठा होगा बंदा, अगर तूने उससे लिया देन इट्स रॉन्ग। तो वो चेक करेगी सरकार कि अच्छा रिलेटेड से लिया नहीं लिया। अच्छा बेटा रिलेटेड नहीं है, ठीक है ठीक है, हम सप्लाई नहीं मानेंगे। रिलेटेड है मानेंगे सप्लाई, लेकिन इसमें भी कैच है, रिलेटेड से सप्लाई भी तभी मानेंगे जब रिलेटेड के बाद वो जो अपना जो सर्विस जो इंपोर्ट करा रहा है उसने उसको प्रोफेशनल यूज के लिए रखा। अगर वो पर्सनल यूज कर रहा है उस सर्विस को तो तब नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल के लिए। इसके लिए ये जो क्वेश्चन है ना, क्या बोलते हैं इसको, मिसेस प्रगति रिसीव लीगल फ्रॉम हिज पर्सनल प्रॉब्लम और 1,000 पाउंड दे दिए उसने अपनी बहन को, उन्नति को दे दिए। पहला नॉर्मल केस है, उसके बाद उन्नति वाला केस है कि वो अगर इसकी बहन हुई दोनों आपस में तो फिर क्या होगा, एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है मेन हमारा चैप्टर 3। हाँ, तो अब यहाँ पे दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो होता है एजेंट्स को लेके। अब एजेंट्स में लेके ना एक चीज होती है, एक जो डेल क्रेडिट एजेंट होता है कि हमारी जिम्मेदारी है भाई साहब पैसा लेने की, मतलब जो अल्टीमेट कस्टमर होता है उससे हमारी जिम्मेदारी है पैसे लेने की, तो डेल क्रेडिट एजेंट होता है वो। तो डेल क्रेडिट एजेंट भी दोनों हो सकते हैं, पैरा 3 वाला भी हो सकता है, पैरा 3 वाला नहीं भी हो सकता। अब पैरा 3 वाला अगर एजेंट है, जो कि पैरा 3 वाले एजेंट कौन से, जो अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहे हैं, अपने नाम, पता कैसे, मतलब याद कैसे रहेगा कि पैरा 3 वाला अपने नाम पे इनवॉइस करेगा। पैरा 3 में सारे विदाउट कंसिडरेशन वाले सप्लाई आते हैं कि अगर कुछ भी पैसा नहीं दिया तो सप्लाई कंस्टिट्यूट भी हो जाएगी। अरे भाई, अगर हमने एजेंट को पैसा नहीं दिया और एजेंट को पैसा नहीं देने के बाद क्या करा, उसको अपना माल भेज दिया और वो आगे माल अपने नाम पर भेज रहा है, अपने इनवॉइस से भेज रहा है, तो मतलब हमने उसको भेजा, वो अपने इनवॉइस पे भेज रहा है, तो फिर यही माना जाएगा कि भाई जो तुमने एजेंट को दिया था वो सप्लाई था, वो मानी जाएगी। अगर ये चीज मानी जा रही है तो वो अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है, इसका मतलब वो पैरा 3 वाला है। तो अगर वो पैरा 3 वाला होगा, अपने नाम पर इनवॉइस इशू कर रहा है, और अगर वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है अल्टीमेट कस्टमर से, तो वो उसकी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। बस ये बात है। और अगर जो दूसरा वाला एजेंट है, जो प्रिंसिपल के नेम पर ही सप्लाई कर रहा है, तो इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा। इंटरेस्ट अल्टीमेटली उसी को मिल रहा है। वो ये थोड़ी है कि अरे प्रिंसिपल जी आपने इंटरेस्ट कमाया ले लो, नहीं नहीं, प्रिंसिपल को क्यों देगा। डेल क्रेडिट एजेंट का फायदे, मतलब डेल क्रेडिट एजेंट होता ही वही है कि वो खुद जिम्मेदारी ले रहा है पैसा लेने की।
अगर वो खुद जिम्मेदारी ले रहा है, तो अगर वो कोई इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा है तो वो अपने बिहाफ पर कर रहा है, तो वो एग्जाम सप्लाई हो जाएगी उस टाइम पे। दैट्स इट। तो इस पे एक तो यही था डेल क्रेडिट एजेंट वाला। बाकी मिक्स सप्लाई, एक एक क्वेश्चन है मिसेस काजल, इसमें 5 पॉइंट हैं। इसमें यार, इसमें ना 10,000 किट है, 50 रुपये ईच की, जिसके अंदर एक हेयर ऑयल है, एक ब्यूटी सोप है, एक हेयर कॉम्ब है। देखने को तो तीनों लग रहे हैं भाई एक जैसे है, क्या दिक्कत है, तीनों एक कॉम्पोजिट सप्लाई है, लेकिन ये इंडिविजुअली सेल हो सकते हैं भाई। अगर इंडिविजुअली सेल हो सकते हैं तो ये मिक्स सप्लाई है। और इसमें जो हाईएस्ट रेट होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा, जो है ब्यूटी सोप का 28%। बस यही क्वेश्चन था। बाकी एक ऑयल एक्सप्लोरेशन वाला है, तो इसमें बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो कॉस्ट पेट्रोलियम होता है वो सप्लाई नहीं होता। टेनेंसी प्रीमियम, जो टेनेंसी प्रीमियम होता है, चाहे आप उस पर, ये सर्कुलर है, चाहे आप उस पर वो दो ना दो, क्या बोलते हैं उसको, स्टैम्प ड्यूटी की, मतलब कोई कोई होता है कि स्टैम्प पे लिखवा लेते हैं, तो उसका स्टैम्प का पेमेंट आप करो ना करो, दैट डजेंट मीन कि वो सप्लाई नहीं है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ बीच में आ गया, वो स्टिल इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। टेनेसी स्टिल सब्जेक्ट टू जीएसटी। ठीक है। एक सर्कुलर ये बोलता है कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रेसिडेंस के लिए रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की जो रेंटिंग होती है अनरजिस्टर्ड पर्सन की, तो वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है। आउटगोइंग टेनेंट सरेंडर कंसिडरेशन फॉर्म ऑफ, तो उसको जो टेनेसी राइट के बदले जो उसको टेनेसी प्रीमियम देना पड़ रहा है वो भी एग्जेम्प्ट होगा। अगर रेंट एग्जेम्प्ट है अनरजिस्टर्ड को, तो टेनेसी प्रीमियम भी एग्जेम्प्ट होगा। ये टेनेसी प्रीमियम वाले की चीज़ अगर मतलब रजिस्टर्ड को देते हैं तभी जाके वो लायबल टू जीएसटी हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन है 24 पावर इंजीनियरिंग वाला। इस क्वेश्चन में हमको यही बताया गया कि बताओ सप्लाई कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी। तो बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर हम अपने डीटीपी को कोई सामान भेजते हैं तो वो सप्लाई हो जाएगा। अगर हमारा काम रिपेयरिंग का है और अगर हम रिपेयरिंग के लिए दूसरे स्टेट्स में ट्रक भेज रहे हैं, ट्रक के अंदर टूल्स वगैरह लोड है जस्ट फॉर रिपेयरिंग पर्पस, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, ना टूल्स पे आएगा ना ट्रक पे आएगा। और अगर हम ट्रक से ही अपने किसी डीडीपी को सामान भेज रहे हैं तो ट्रक पे जीएसटी नहीं आएगा, सामान पे आएगा। वैसे बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमन पॉइंट है। अरे भाई मैं अगर ट्रक में सामान भर के कहीं लेकर जा रहा हूँ तो क्या ट्रक पे जीएसटी काट लो, ये क्या। बट वही हो गया ना, इन्होंने बोल दिया था कि गुड्स, मतलब लॉ में इस तरीके से लिखा हुआ था कि गुड्स मूव वन प्लेस टू अनदर। अब ट्रक भी तो एक गुड ही है, अब मतलब ट्रक भी गुड की उसमें डेफिनेशन में आएगा ही ना, तो फिर उसको बस अलग से क्लैरिफाई करना पड़ा, नहीं भाई आप ट्रक पे जीएसटी मत लगाओ, दैट्स इट। वैसे इट्स वेरी कॉमन, बट वही है कि लॉ में, वरना इस पे भी कोर्टों में लड़ाई हो जाती भाई, हम तो ट्रक पे भी जीएसटी लेंगे, वो असेसिंग ऑफिसर पहुंच जाते। तो इसमें ये ए पॉइंट है ना, वैल्यू ऑफ आइटम कंटेन इन ट्रक 3 लाख, इस पे ये लाइबल टू जीएसटी है। लेकिन बी पॉइंट में अगर आप देखोगे तो वैल्यू ऑफ आइटम कंटेनिंग इन ट्रक 285 ये लाइबल टू जीएसटी नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ए और बी में जो बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो ट्रक ने ट्रक सेंड टू क्लाइंट लोकेशन, और क्लाइंट लोकेशन पे भेज के स्टैंड अलोन मशीन ऑल्सो सेंड टू द ट्रक जस्ट फॉर रिपेयर पर्पस। क्लाइंट लोकेशन पे भेजा रिपेयर पर्पस के लिए, जो रिपेयर पर्पस के लिए भेजा तो उसके अंदर जो आइटम थे ट्रक के वो जस्ट फॉर रिपेयर पर्पस, वहाँ पे सेल करने नहीं गए थे, जिसकी वजह से ये सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी। ऊपर में ही रिपेयरिंग वगैरह कुछ जिक्र नहीं था, बट ट्रक भेजा था अपनी लोकेशन पे तमिलनाडु, उसके अंदर जो आइटम थे उस पर जीएसटी लग जाएगा, लायबल टू जीएसटी। अब ट्रक सेंड टू क्लाइंट कर्नाटका कैरिंग आउट रिपेयर, सेम चीज़ है, नो नो। अब इनवॉइस रेस करे तो दोनों पे जीएसटी आ जाएगा। इनवॉइस रेस करे सप्लाई ऑफ सर्विस, तो जीएसटी रेस हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। लाइट बढ़ गई, देखो ऐसे ही। हाँ ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, वाओ चैप्टर 1 कंप्लीट। अब चैप्टर 2 आरसीएम पे आ जाते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करूंगा मैं आरसीएम में। आरसीएम में तो यार जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग वाला कंसेप्ट है इस पे बात कर लेते हैं। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, सबसे पहले इफ फ्लैट इज टेकन बाय अ यूआरपी, अगर कोई मुझ जैसा बंदा भाई अगर यू ब्लॉक में रहने जा रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ठीक है। और अगर हाँ,
और अगर मुझ जैसा बंदा, इफ अ फ्लैट टेकन बाय यूआरपी, मुझ जैसा बंदा यू ब्लॉक में रह रहा है और उस फ्लैट को मैंने कन्वर्ट कर दिया अपने सीए के ऑफिस में, मैं आई एम स्टिल अनरजिस्टर्ड, बट मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, फ्लैट को ही यूज कर रहा हूँ। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में फ्लैट्स ही आएंगे, शॉप्स वगैरह यूज करता है उसके केस अलग है। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में अगर मैं फ्लैट यूज कर रहा हूँ तो ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब आरसीएम में मुझे टैक्स नहीं देना ना, मुझे टैक्स नहीं देना आरसीएम में, मतलब यूआरपी को बचा के रखा है कि भाई हाँ ठीक है तू टैक्स मत दे, बट ऐसा बोल दिया कि अगर तू उसको ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करेगा लेकिन तू अनरजिस्टर्ड है तो ये जो ट्रांजेक्शन है इस पे जीएसटी आ जाएगा। अब ऐसे ही है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टेकन बाय एन आरपी, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए लिया है, खुद के रहने के लिए लिया है, सेल्फ रेजिडेंस के लिए है तो नहीं आएगा। अगर वो किसी एम्प्लॉयज को रुकवा रहा है या कुछ भी है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगा, आरसीएम में टैक्सेबल, ये है, ये यहाँ पे आरसीएम है। और वो जो शॉप ऑफिस एरिया हो गया, अगर मैं यूआरपी हूँ, मेरी कोई दुकान है, शॉप है, और मैंने क्या किया, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को दे दिया, कंपोजिशन अदर देन अ कंपोजिशन, एक मिनट इसको बताते हैं, चलो इसको मैं करता हूँ, उसका कंसेप्ट ही देखता हूँ मैं कि अगर अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है तो उस केस में क्या होगा। चलो ठीक है, फिलहाल यार ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये सेकंड क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल वो आते हैं, क्या बोलते हैं, जीटीए की ट्रांजेक्शन है मेजरली, तो ये क्वेश्चन बड़ा भारी पड़ता है भाई, अगर आ गया तो सॉल्व कैसे करेंगे। जीटीए का हमेशा से ही मैटर भारी पड़ा है, बस ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें क्या है, वो बिस्किट बेचता है, फ्लोर एक्वायर करता है, बिस्किट बेचता है। इसमें पता है जीटीए की सर्विस हम दोनों जगह ले रहे हैं, फ्लोर आटे को एक्वायर भी करने में और कस्टमर तक पहुंचाने में भी, दोनों तरफ जीटीए की सर्विस आ रही है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्या करें, समझ में नहीं आ रहा जी। मतलब एक तरीके से हम कस्टमर वो लॉजिस्टिक्स और यहाँ से भी मतलब एक्वायर कर रहे हैं, दोनों जगह जब आ रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन में ना थोड़ा ये चीज़ पढ़ो ध्यान से कि हम जो सप्लाई, मतलब जो हम सर्विस ले रहे हैं वो हम आखिर मतलब वही है, पर्पस क्या है और जीटीए है भी या नहीं, ये चीज़ें इसमें बहुत जल्दी जल्दी देखनी पड़ेगी। क्योंकि इसमें पहला पॉइंट है जैसे लोकल मिनी वैन बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल एंड पेड हिम, उसको दे दे 54,000 रुपये, किस चीज़ के लिए, सेल के लिए दिए, तो 54,000 जीएसटी नहीं आएगा भाई, वो मिनी वैन वाला बंदा एग्जाम्प्ट है। सेल ऑफ लोकेशन इन डिस्ट्रिक्ट कंपनी बुक द गुड्स बाय इंडियन रेलवेज, रेलवे से दिए, अब रेलवे हमेशा एफसी है भाई, रेलवे बोलता है आरसीएम में नहीं पढ़ना, मैं बड़े आदमी छोरे मगलू के, तो छोरे मगलू के हैं ये, तो 317 पे आ जाएगा फॉरवर्ड चार्ज में। अब उसके बाद अगला आता है फॉर सेल लोकेशन इन अ नेबरिंग स्टेट, 55 लाख, कंपनी ने भाई जीटीए बुक करा और उसमें से 10 लाख जो कि जो जीटीए थी वो 12% टैक्स वाली थी। अब ये क्या होगा, और फ्रेट ऑफ 73,000 बस पेड टू सच जीटीए। अब साफ सीधी बात है, 12% वाले जो जीटीए होते हैं वो फॉरवर्ड चार्ज वाले होते हैं, ठीक है, तो 73 वॉज द 73 का जो फ्रेट था वो हमने फॉरवर्ड चार्ज वालों को दिया, तो इसमें बस इस जो अमाउंट है ना 370 जिसको दो हिस्सों में टूट जाएगा, वो एक तो 3 लाख अलग वो रिवर्स चार्ज वाला, 3 लाख पे रिवर्स चार्ज आएगा और हमारे जो 73 है उस पर फॉरवर्ड चार्ज आएगा। देखूँ यही है क्या, हाँ यही है, बच गया, बिना देखे बोला था। और फिर उसके बाद भैया बटर परचेज करा पंजाब से, पंजाब का मक्खन, पंजाब का मक्खन लेकर आ रहे हैं जेटीए से, दे दिया 35,000 आरसीएम में लग जाएगा। बेकिंग पाउडर ला रहे हैं 1500 का, अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था, 1500 कुछ लिमिट होती होगी, 2,000 3,000 कुछ नहीं है, 10 रुपये का भी जीटीए है भैया, चार्ज पैसा दो। ट्रांसफरिंग ऑफ बिस्किट है, हाँ इसमें एक पॉइंट सॉरी मैंने छोड़ दिया, परचेज ऑफ फ्लोर फ्रॉम मध्य प्रदेश, हमने फ्लोर खरीदा। अब ये जो फ्लोर खरीदने की बात आ जाती है, अब ये ना उसमें एग्जाम्प्ट है डॉक्टर मोना, ये जो एग्जामिशंस में जो डॉक्टर मोना उसमें एग्जाम्प्ट है। अभी डॉक्टर मोना क्या है, डी से डिफेंस, डिफेंस के जो गुड्स हैं वो उसमें मतलब ट्रांसपोर्टेशन पे उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता, इट इज एग्जाम्प्ट। आर, आर से वो रिलीफ, फ्लड रिलीफ वाले चीज़ें, डॉक्टर एम ओ एन ए, एन से क्या था, नेचुरल गैस,
ए से एग्रीकल्चर का कुछ था, नहीं नहीं, एम से वो था मिल्क, और ये फ्लोर, मिल्क फ्लोर था एम से, एन से नेचुरल गैस, ओ से आई हैव टू रिकॉल दैट, बट ये वो डॉक्टर मोना में आ जाएगा, और ये फ्लोर, इस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। और फिर बिस्किट में ओपन मार्केट वैल्यू, सिस्टर कंसर्न को बेचा, उसमें जीटीए और उसको रोड फेड दिया, ये भी आ जाएगा, इसमें भी टैक्स आरसीएम में कट जाएगा। फिर इसमें क्वेश्चन में पता है पूछा क्या है, पहला तो है बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर जीएसटी पेबल ऑन द अमाउंट पेड, जीएसटी पेबल निकालो। अब जीएसटी पेबल आरसीएम और एफसी का इन्होंने टोटल ही निकाल रखा है, जिसमें से एक्स वाई जेड को कितना पे करना है वो। अब एक्स वाई जेड ने जो एफसी वाला पे किया होगा वो तो नहीं करना, उसको सिर्फ आरसीएम वाला पे करना है, तो मैं क्या कुछ नहीं करूँगा, आरसीएम वाले में ऐड कर लूँगा, एफसी वाले में ऐड नहीं करूँगा। तो 15,000 आरसीएम वाला था, प्लस 1750 आरसीएम वाला है, और ये 75 आरसीएम वाला है, प्लस 2000 आरसीएम वाला है, 18825। अब ये 18825 ये सरकार को डायरेक्ट जमा कराएगा, डायरेक्ट जमा कराएगा, मतलब आरसीएम इसकी लाइबिलिटी तो इतनी होगी, टोटल टैक्स लाइबिलिटी है ये इसकी। लेकिन इसने पता है जब फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देते हैं तो जो सप्लायर से इसके पास बिल आया होगा वो तो टोटल जीएसटी लग के आया होगा, इसने सप्लायर को ही जमा करवा दिया। तो सप्लायर को इसने कितना जमा कराया, एक तो वो इंडियन रेलवे वाला था 15,850, ठीक है 15,850, और फिर एक और शायद था ये वाला, ये रहा 8760। मतलब टोटल पेमेंट तो उसने जीएसटी का उतना ही किया ना, उसने सारी सर्विस ली, वेदर उसने खुद से सरकार को दिया हो, उसने सप्लायर को दिया हो। तो यहाँ पे इन्होंने बस यही अजम्पशन लिया है। अदरवाइज अगर एग्जाम में आता ना क्वेश्चन क्या उसकी लाइबिलिटी कितनी है टैक्स पे करने की, तो सिर्फ हम आरसीएम वाले पॉइंट्स लिख के आते हैं कि आरसीएम में उसने सिर्फ ये पॉइंट करा, उसकी लाइबिलिटी तो यही है ना पे करने की, बाकी तो उसने एफसी में दे दिया ना। बेसिकली सरकार मतलब जीएसटी लाइबिलिटी उसकी कंस्टिट्यूट कितनी हुई। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है compute the GST payable on the amount paid for transportation when it avails services of different transporter. Although I am very unclear about it कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, बट स्टिल अगर सेम यही क्वेश्चन आया तो आई एम गोइंग टू, मतलब जो टोटल जितना भी जीएसटी था वो मैंने यहाँ पे ले लिया। मैंने उसका रीज़न भी बता दिया कि चाहे मैं सरकार को दूँ चाहे मैं सप्लायर को दूँ, दिया तो मैं नहीं है जीएसटी, सप्लाई तो मैंने ही लिया उसकी, ठीक है। Second point, the compute the GST charge on transportation cost billed by the customer to his billed by the company to its customer। अब इसको बिल कैसे करेंगे, बिल करने का इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया 2% मार्कअप ऑन टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेट पेड, जितना भी फ्रेट हमने पे किया उसका 2%, टोटल फ्रेट प्लस जीएसटी, उसमें जीएसटी का कॉम्पोनेंट ऐड करके उसके बाद उसका 2% होगा, यहाँ पे ये कैच है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक्वायर भी तो करी है चीज़ें, क्या वहाँ पर भी हमको टैक्स लगा दे, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ हमेशा हमने जो कस्टमर को भेजा है सिर्फ उस पर ही टैक्स आएगा। बिस्किट भेजे थे लोकल मिनी वैन में, हाँ सेल सबसे पहले वही था, फिर सेल उसके बाद ये सेकंड पॉइंट की सेल थी इंडियन रेलवे से, तो उसका भी हो जाएगा। और फिर नेबरिंग स्टेट की सेल थी 373 की, 3 लाख के अलग 73 के अलग, उन पे जीएसटी लगे भी तो अलग अलग, तो उस पर भाई 2% की कमाई दोनों को मिला के कर लेंगे। नाउ दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। सिस्टर कंसर्न का इन्होंने अजम्पशन लिया कि हमने उस पर उससे पैसे चार्ज नहीं करे, बहन है वो हमारी। बाकी अब रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की बात आ जाती है, तो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग में मैंने आपको बता दिया था कि अगर फ्लैट है तो क्या होगा उसका पूरा पूरा। अब लेकिन अगर क्या बोलते हैं यार, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, अभी मैं इस चैप्टर जब पूरा खत्म लेता हूँ बाद में लेता हूँ, उसका मैंने चार्ट बना रखा है, अभी मैं उतना नहीं चाह रहा उस चीज़ को लेके। अगर रिकवरी एजेंट इंश्योरेंस का होता तो एफसी है, अदरवाइज आरसीएम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। रिकवरी एजेंट ध्यान रखना सिर्फ बैंक और एफआई के केस में एप्लीकेबल होगा, इंश्योरेंस का रिकवरी एजेंट आरसीएम में नहीं आएगा, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें विकी फ्रैंकलिन है, फेमस ऑथर,
उसने 3 करोड़ का कंसिडरेशन मिला उसको भवन पब्लिकेशन से, तो उसको मिला। तो वैसे आरसीएम में ना भवन पब्लिकेशन को पैसे दे देने चाहिए क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। लेकिन अगर वो भवन एप्लीकेशन हाथ खड़े कर रहा है, मैं नहीं दे रहा, तो उसके पास एक ऑप्शन है विक्की भाई के पास। विक्की भाई चाहें तो फॉरवर्ड चार्ज में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और मतलब वही उसको कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में कंप्लाइंस वाला ही पॉइंट है कि अगर ये क्वेश्चन आया तो उसके पास व्हाट एन ऑप्शन अवेलेबल, उसको रजिस्ट्रेशन लेना है, उसको डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन वही है यार, क्या बोलते हैं उसको, ऑफिसर वगैरह के पास जाके उसको बताना पड़ेगा कि हाँ ठीक है। वैसे पब्लिशर को टैक्स काटना तो ज़रूरी है, पर अगर वो नहीं काट रहा है तो भाई उसको खुद ही रजिस्टर होके, मतलब एक तो रजिस्टर हो, ऊपर से डिक्लेरेशन फाइल फॉरवर्ड चार्ज में पैसे को पे करो। गजब है भाई, छोड़ो यार। तो उससे पैसे भी तो ले लेगा, फिर वो नहीं लेगा पैसे तो कोई बात नहीं, उसका जो जितना 3 लाख है हम मान लेंगे इंक्लूडिंग जीएसटी भेज दिया, उसके हिसाब से हम बना लेंगे इनवॉइस यार। हम्म। अब ये क्या क्वेश्चन है? हाँ यार, सिक्योरिटी पर्सनल वाला मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सिक्योरिटी पर्सनल और ये जो एक चीज़ और थी, हाँ डीएसए। जो डीएसए वाला होता है ना, एजेंट वाला, वो सिर्फ उसको एप्लीकेबल है इंडिविजुअल को। अगर इंडिविजुअल है तो आरसीएम है, उसके अलावा कुछ भी हो तो एफसी है। लेकिन जो सिक्योरिटी वाला है ना, इंडिविजुअल हो आरसीएम है, पार्टनरशिप हो आरसीएम नहीं। मतलब हाँ, इंडिविजुअल आरसीएम है, पार्टनरशिप एफसी नहीं। पार्टनरशिप एफसी में नहीं होएगा। इसमें ना एक वर्ड लिखा हुआ है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मैं मानता हूँ कंपनी एलएलपी, तो बॉडी कॉर्पोरेट अगर ये अगर पार्टनरशिप फर्म है ना, तो पार्टनरशिप अगर एक फर्म है तो मतलब ऐसा है कि आरसीएम में टैक्सेबल पे करो। हम मानेंगे तुम छोटे आदमी हो, अभी फर्म हो, तो अब यहाँ पे अगर तुम किसी प्राइवेट कंपनी को दे रहे हो तो प्राइवेट कंपनी आपका वो काट लेगी, मतलब आरसीएम में उसको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी, मतलब कुछ बंदे प्रिस्क्राइब थे, जैसे सरकार जिसने सिर्फ टीडीएस के लिए लिया है वो लेंगी, तो उसको हम एफसी में दें। अगर हम किसी छोटे, साफ सीधी बात है, अगर हम अपने से छोटे बंदे को दे रहे हैं तो हम देंगे यार टैक्स, तू टेंशन मत ले, तू छोटू है हम देंगे। और अगर हम अपने से बड़े बंदे का है तो फिर हम उसके लिए छोटू हैं, वो हमारा टैक्स सरकार को देगा। ठीक है। तो अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं किसी एक इंडिविजुअल को, हम सर्विस दे रहे हैं किसी क्या बोलते हैं उसको, किसी ऐसे डिपार्टमेंट को जिसने रजिस्ट्रेशन सिर्फ टीडीएस काटने के लिए है, अगर हम सर्विस दे रहे हैं बाहर, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज, तो इन सब केसेस में हमको ही देना है टैक्स। लेकिन अगर हम सर्विस दे रहे हैं किसी प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी को, तो वहाँ पे आरसीएम में टैक्स आ जाएगा। दैट्स इट, हो गया। अब डीएसए में सिर्फ आरसीएम आएगा इंडिविजुअल के केस में। यहाँ पे भाई फंस गया था मैं बंदा। और एक सर्विस है सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू अ कार डीलर। कार डीलर को आरसीएम में नहीं है भाई, कार डीलर को आरसीएम में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बैंक और इंश्योरेंस को ही पावर है आरसीएम में देने की। यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में आ जाएगा रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट भाई जल्दी से वो हो जाओ रजिस्टर। अब बाकी यार ये क्या क्वेश्चन है, स्पॉन्सरशिप सर्विस, इसमें अमेंडमेंट है कि स्पॉन्सरशिप सर्विस इट इज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर बॉडी कॉर्पोरेट ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तब एफसी। लेकिन अगर बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा कोई छोटा मोटा बंदा, जैसे झालू मेला एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं है, बट अगर एक बात है कि अगर कोई बड़ी बड़ी कंपनी आती है, मान लो रिलायंस आ रही है, रिलायंस उसको बोल रही है ले 6 लाख रुपए ले, मेरा पोस्टर लगवा दे। सर्विस कौन किसको दे रहा है? सर्विस वो झालू एसोसिएशन दे रही है रिलायंस को। झालू एसोसिएशन एक कंपनी नहीं है। अगर वो एक कंपनी होती तो एफसी में टैक्सेबल आ जाता, लेकिन अब आरसीएम में टैक्सेबल आएगा। अगर झालू एसोसिएशन कंपनी मुझे दे रही है, मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, तो भी एफसी में आएगा, क्योंकि मैं एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हूँ। सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दी जाएगी तो ही आरसीएम में टैक्सेबल हो गया। दैट्स इट। नाइस। अब आई, हाँ, ईसीओ स्विगी इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस।
अब ये जो, हाँ यार, आरसीएम में एक चीज़ और है, क्या बोलते हैं उसको, आरसीएम ऑफ गुड्स, वो इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो यार, आरसीएम ऑफ गुड्स अभी मैंने खुद ने प्रिपेयर नहीं करा है, करूँगा उसको। आरसीएम ऑफ गुड्स अभी मेरा स्टिल पेंडिंग है, और मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट। थोड़ा एग्रीकल्चर वाले जो ऊपर के 3-4 है ना, मतलब टेंडू लीव्स वगैरह कुछ थे ऐसे गुड्स के केस में, क्योंकि ये सब जितने मैंने बताया सब सर्विस है। गुड्स के केस वाला करो रिवाइज भाई, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो। बाकी ईसीओ वाला, ईसीओ इम्पॉर्टेंट है। ईसीओ के केस में 9(5) की सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? ओला, उबर, जिसमें बेसिकली छोटे छोटे लोग ज़्यादा होते हैं। ओला, उबर, स्विगी, बहुत छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, कहाँ रजिस्टर्ड कराते फिरेंगे। ओला, उबर, स्विगी, और कौन था, ओयो, छोटे छोटे होटल्स। तो बेसिकली ये जो कुछ सर्विसेज है ना, तो वो सब सारी की सारी हमारी उसमें हो जाती हैं, क्या बोलते हैं उसको, आरसीएम में। इको टैक्स बढ़ता है उनका। सरकार बोलती है कि भाई ये तो टैक्स देंगे नहीं छोटे लोग, तो किसी बड़े को पकड़ना पड़ेगा, तो इको को पकड़ लिया। इको से बोला अकोमोडेशन सर्विस है, होटल अकोमोडेशन सर्विस है, रेस्टोरेंट की सर्विस है, और आपकी मीटर्ड कैब, मतलब कैब की सर्विस है, हाउस कीपिंग सर्विस है, अर्बन क्लैब। तो आप आरसीएम में टैक्सेबल दो। अब इसमें वही चीज़ आ गई कुछ कि अगर एक रेस्टोरेंट है, अच्छा खासा है रेस्टोरेंट, वो बड़ा रेस्टोरेंट है, अब उसका 7500 वो होटल के साथ मतलब मिला हुआ है, जैसे बड़े बड़े 5 स्टार होटल होते हैं, और मतलब उसमें अकोमोडेशन की भी सर्विस है और खाने की भी है, और उसका 7500 7500 से ऊपर का रेंट है पर डे, पर रूम का। तो वो एफसी में खुद टैक्स दे सकता है, ठीक है। ऐसे ही कैब्स के केस में जो बस है, बड़ी बस है, और जो अगर बड़ी बस का केस है, बड़ी बस का यार मुझे थोड़ा सा एक बार को देखना पड़ेगा, अगर वो यार अभी से ही इस वीडियो में ही कंपाइल करके रख दूँ ना, स्टिल कंफ्यूज। और बड़ा बस, हम्म अगर बड़ा बस है, मतलब क्या बोलते हैं, बस है, और बस की जो लिस्ट, मतलब जो लिस्टेड है इको पे, वो कंपनी है, बड़ी है, तो वो एफसी में टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर वो छोटी है, अदर देन कंपनी है, तो वो आरसीएम में फंस जाएगी, ठीक है। और ये 7500 वाला भी बता दिया। बाकी हाउस कीपिंग वगैरह हो गया। सप्लायर्स नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, इको विल पे टैक्स, सप्लायर्स लाइबल अंडर जीएसटी, सप्लायर। अच्छा, हाउस कीपिंग भी, अगर हाउस कीपिंग की सर्विस भी एक ऐसा बंदा दे रहा है जो रजिस्टर्ड होने लायक है, तो वो भी एफसी में दे देगा। और ये जो जितने भी ये रजिस्टर्ड हो गए और वो एफसी में जा रहे हैं, अब वो पता है कहाँ फंसेंगे, वो टीसीएस में फंसेंगे। मतलब अब इको क्या करेगा, अब इको इनका टीसीएस काट लेगा। इको कुछ ना कुछ तो करेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर। पहले तो यहाँ पे तो चलो ठीक है, ये सब हो गया। अब पता है क्या, मान लो मैं एक ओमनी बस वाला हूँ, और मैं इको के थ्रू, इको पे रजिस्टर्ड हूँ, मस्त सर्विस देता हूँ, और सर्विस के बदले मेरे पास पैसे आते हैं, और जीएसटी, मतलब मेरे मेरे पास तो क्या जीएसटी आएगा, वो इको भर देता है आरसीएम में। अगर कोई नहीं, आरसीएम में उसने भर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ ये तो दिक्कत है, तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैं कंपनी में कन्वर्ट हो गया। जैसे मैं कंपनी में कन्वर्ट हो गया, तब वो मेरा आरसीएम में पूरा टैक्स तो जमा नहीं कराएगा, लेकिन मेरा उसने टीसीएस काटना शुरू कर दिया। यही है यार, कोई नहीं, छोड़ो। इसमें मैं गुड्स का देख लेता हूँ, गुड्स था क्या इसमें यार, चार्ट में गुड का नहीं है, छोड़ो। कंपोजिशन ले है, कंपोजिशन की स्कीम आपको कब लेनी है, आपको, आप ले सकते हो अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो, उसके लिए अलग लिमिट है, सर्विसेज के लिए अलग लिमिट है। अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हो तो वो 150, 150, ठीक है। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए आपका 75 हो जाता है, ठीक है, 75 हो गया। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ मान लो सर्विस भी देना चाह रहे हो, आप इच्छुक हो, 10% तक आप सर्विस दे सकते हो, अपने टर्नओवर के 10% तक का, कोई दिक्कत नहीं है। आपका वो जो ई कॉमर्स कह रहा हूँ, कंपोजिशन स्कीम का जो वो है,
रजिस्ट्रेशन है वो स्टैंड करेगा, आपसे कोई वो छीनेगा नहीं, ठीक है। अब बात यहाँ पे आ जाती है, हाँ, अगर मान लो मैं सिर्फ प्योर सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरे लिए क्या स्कीम है? मेरे लिए स्कीम है 10-2A की स्कीम। 10-2A में मैं रजिस्टर्ड हो जाऊँ, कंपोजिशन का बेनिफिट मुझे मिल जाएगा, 6% टैक्स देना पड़ेगा उसका, 6% टैक्स। क्योंकि अगर मैं नॉर्मल 10-1 में रजिस्टर्ड होता हूँ तो मेरा जो परसेंटेज ऑफ टैक्स है वो है 1%, 0.5 GST। अगर मैं टोटल 1% बोल रहा हूँ तो मतलब ऐसे ही मान लो हाफ हाफ जाएगा, क्योंकि वैसे भी इंटरेस्ट रेट अलाउ नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही अलाउ होता है, तो 0.5 जाएगा। और अगर चाहे मैं मैन्युफैक्चर हूँ चाहे मैं ट्रेडर हूँ, रेस्टोरेंट सर्विस कर रहा हूँ, तब मेरा 5% बैठ जाता है कंपोजिशन स्कीम वाला। कंपोजिशन स्कीम में रेस्टोरेंट वालों को है। अगर मैं आइसक्रीम वगैरह मैन्युफैक्चर करता हूँ, एक क्वेश्चन है इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था कि यह तो आइसक्रीम ट्रेड कर रहा है, इसको इससे लिमिट क्यों नहीं छीनी इसकी? अगर क्योंकि फिर लिमिट छीन सकते हो, फिर वो 50 लाख पे जाके जाना पड़ेगा, 50 लाख पे सीधा जाके लिमिट गिरती है। अगर आप 10-1 में कुछ मतलब उल्लंघन कर लेते हो तो फिर सीधा 50 पे चले जाते हो 1.5 लाख से। जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, अगर आइसक्रीम की आपने मैन्युफैक्चरिंग करी तो आप सीधा का सीधा 50 पे आके गिर जाओगे। तो मेरा क्वेश्चन ये था 50 पे क्यों नहीं गिरा इसको? क्योंकि वो ट्रेडर था, मैन्युफैक्चर नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स, आइसक्रीम, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टोबैको, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, तो नॉर्मल डिस्कशन हो गया। इसमें वो 150 लाख और 75 लाख वाली बात है, ठीक है। मार्जिन सप्लाई 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर हो गई। और जो एक्सक्लूसिव सर्विस दे रहे हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए 10-2A है, ठीक है। कोई क्वेश्चन एज सच इम्पोर्टेंट? एक है क्वेश्चन नंबर 11। BND कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, तो वो क्या कर रही हैं? तो मतलब उनका भी ना अभी वो विद इन लिमिट है, विद इन लिमिट उनका चल रहा है, काफ़ी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर तक उनकी ऑलमोस्ट मतलब वैसे 150 की लिमिट होती है, 150 लाख की, तो 148 लाख तक वो एग्जॉस्ट कर चुकी हैं। तो उसके बाद उन्होंने 3-4 दिन की डिटेल्स दी हैं। वैसे तो 9 अक्टूबर तक की डिटेल्स हैं, हमको देखना है कि वो कौन सी डेट में आके कंपोजिशन लिवाई का वो क्रॉस कर देता है लिमिट। जैसे ही क्रॉस होगा उसके बाद वो नॉर्मल स्कीम में आ जाएंगे और फिर नॉर्मल टैक्स लगेगा उनको। तो कंपोजिशन स्कीम, एक चीज़ और है, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो और आप पर आपको जैसी सर्विस ले रहे हो जो RCM में टैक्सेबल है, जो मतलब आपको देना है सरकार को टैक्स, तो वो भी क्या कंपोजिशन रेट से दोगे क्या? नहीं नहीं, वो कंपोजिशन रेट से नहीं देंगे, वो उसके उसी रेट से देंगे। लेकिन जो हमारी लाइबिलिटी होगी ना टैक्स पे करने की, वो जो हम कंपोजिशन स्कीम का जो परसेंटेज है वो प्लस जो RCM में जो हम टैक्स दे रहे हैं उसको भी प्लस करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में यही है। इस क्वेश्चन में ना कि है कि 1 से 140 7 महीने का डील हो चुकी है कि 140 है, तो 7 महीने में हम देंगे। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। तो 6 महीने तक जो 6 महीने तक हम उसमें थे रजिस्टर्ड कंपोजिशन स्कीम में, तो उन 6 महीनों का मतलब कैलकुलेशन दे रखा है, मतलब क्वार्टर वाइज 60-60 हज़ार रुपये वहाँ पे बाइफरकेट कर रखे हैं। जो 20,000 है वो यहाँ पे दे ही नहीं रखे, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में पता है क्या पूछा है कि आप कंपोजिशन स्कीम में बताओ कितना टैक्स पे करोगे, तो उसमें हम सिर्फ उतना ही निकालेंगे जितना हम कंपोजिशन स्कीम में थे। उसके अगले दिन से ही कंपोजिशन स्कीम लगनी बंद हो गई, रेगुलर शुरू हो गई। जब रेगुलर शुरू हो गई तो फिर हम उसका टैक्स भी नहीं निकालेंगे, पूछा ही नहीं है। अगर रेगुलर का बोलते तो निकाल देते, दैट्स इट, ठीक है। बाकी ये क्या है, CGST क्वार्टर एंड 31 दिसंबर, 3 से 4 दिन का कुछ रहा है, बाकी सब ठीक है। यार एक क्वेश्चन है यार, ये खोपड़ी खराब करने वाला 12 लास्ट क्वेश्चन है, इसने माथा खराब कर दिया था मेरा, क्योंकि इसमें ना एक स्पेसिफिक वो है, इन्होंने ये बताया कि बताओ कंपोजिशन स्कीम बेनिफिशियल है या फिर आपकी नॉर्मल स्कीम बेनिफिशियल है। वो बेनिफिशियल है जिसमें कॉस्ट कम पड़ेगी, तो उन्होंने पूरा कॉस्ट शीट बना दी। अब कॉस्ट शीट में मैं तो ये सोचता ना कि चलो ठीक है, हमारे मेरा इतना इनपुट मतलब क्रेडिट, कंपोजिशन वालों को क्रेडिट भी नहीं मिलता, तो इतना मैंने खरीदा, इतना मुझे क्रेडिट मिल गया, इतना मुझे देना है, तो बीच का जो डिफरेंशियल टैक्स है वो आई हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, वो मेरी टैक्स लाइबिलिटी हो गई, इतनी मेरी टैक्स लाइबिलिटी है, इतने मेरे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में लग रहे हैं। और सेल तो मेरी उतनी हुई है, सेल में मैं थोड़ी देखूंगा भाई, प्रॉफिट एनालिसिस थोड़ी कर रहा हूँ मैं, तो बस वो कॉस्ट देख रहा हूँ कि कॉस्ट क्या क्या पड़ रही है। तो मैं ये दो चीज़ें मेजर ये दो चीज़ें देख लेता,
बाकी ये कुछ नेचर एक्सपेंसेस हैं जो 4.5 के दोनों पे लेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट दोनों के अलग अलग दे दिए, रिटर्न फाइलिंग एक्सपेंसेस दोनों के अलग अलग दे दिए। तो मैं एक कॉस्ट शीट बनाता, 2 कॉलम्स बनाता, कंपोजिशन वाला इसमें कितनी कॉस्ट लग रही है सबको ऐड करता, और जिसमें ज़्यादा कॉस्ट आती है बोल देता है ये तो गलत है, मैं ये वाली दूसरी वाली स्कीम फॉलो कर लूँगा। इन्होंने भी यही करा है, पर इन्होंने ना कुछ चीज़ें ऐड ज़्यादा कर दी। जस्ट लाइक सबसे पहले जो इन्होंने ऐड करा है ना फालतू का, वो था कॉस्ट ऑफ इनवर्ट सप्लाई। इनवर्ट सप्लाई की कॉस्ट हमको क्या पड़ेगी? बेसिकली ये फालतू का पॉइंट नहीं है, ये मैंने ही मिस कर दिया था। क्योंकि यार एक बात बताओ, हम टैक्स तो दे ही रहे हैं ना, हम टैक्स तो दे ही रहे हैं ना। मतलब अगर हम एक्वायर करेंगे, कुछ हम परचेज करेंगे, टैक्स तो हम पेमेंट कर रहे हैं, बस वो हमारी पूरी की पूरी कॉस्ट बन जाएगी। तो वो कॉस्ट सेविंग हुई नहीं हुई? हाँ, तो वो कॉस्ट सेविंग हुई, इन्होंने वो भी ऐड कर दिया। बाकी टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व में बस इनको ना वो डिफरेंशियल पोर्शन ऐड करना था। मतलब एट 840 यहाँ पे 0, पर यहाँ पे इन्होंने पता है क्या करा, पूरा 78 और वहाँ पे 70। कर लो भाई, कर लो। टोटल कॉस्ट फिर इनको पड़ गई, फिर उसमें से भाई सेल प्रोसीड, अब सेल प्रोसीड में घपला। सेल प्रोसीड में यहाँ पे 90 लाख, यहाँ पे 80-35। अब भाई इसका मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे 90 लाख है, 90 लाख भी इन्होंने इसी करके बोला है कि अगर कंपोजिशन स्कीम में है तो ये 90 के 90 हमारे, बिल्कुल हमारे ही हैं 90 के 90 के। मतलब हमें किसी को इसमें से 1 रुपया थोड़ी देना है, सरकार को तो पैसे अलग दे दिए। अब ये 90 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी हैं, लेकिन ये 90 के 90 हमारे नहीं है। इसमें 1.12 इंटू 0.12 इतने का तो जीएसटी इंक्लूडेड है 960 का। तो इसमें से अगर मैं 90 लाख करता हूँ माइनस, तो ये 80-35 ही हमारे पास आए। तो बस ये जो 2 भयंकर एडजस्टमेंट है ये इस क्वेश्चन में देखनी पड़ेंगे। दैट्स इट, कंपोजिशन स्कीम में बस। बाकी सब भैया करते रहो रिवाइज ये वो। अगर ये 2 क्वेश्चन नहीं देखे तो बेकार है। अगर आएगा क्वेश्चन तो इन्हीं में से भी उठ के आ जाएगा कोई सा। एग्जामेशन भैया माफ़ करो, एग्जामेशन पढ़ते पढ़ते मेरी रूह ही निकल गई थी। क्या बताऊं मैं, कितने एग्जामेशन है, क्या है। मेन थोड़ा देख लेते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल बाय कॉर्ड ब्लड बैंक ऑपरेटेड बाय आयुष्मान मेडिकल सेंटर। ये पहले कुछ और था, अब कुछ और है, तो इस वजह से मुझे कंफ्यूजन हो गई। भाई ये तो सही चीज़ है, ये तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए, बट नहीं, दिस इज टैक्सेबल। नो लॉन्गर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, इट इज टैक्सेबल। ये चीज़ है, दिखने में बड़ा स्टैम्प वो लग रहा है, अरे स्टेम सेल कॉर्ड ब्लड बैंक है ऑपरेटेड बाय मेडिकल सेंटर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वो ये नोटिफाइड सर्विसेज बाय हेल्थ सर्विस, नोटिफाइड हेल्थ सर्विस है, नहीं है, टैक्सेबल है। तो अब आ जाओ आगे। रिसीट फ्रॉम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन, 65 साल से ऊपर है, कोलकाता। अब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एग्जाम्प्ट है, लेकिन बुड्ढों का एग्जाम्प्ट है, 65 से ऊपर वालों का, वृद्धों का एग्जाम्प्ट है, मुझे हेट मत करना। लेकिन जो रिजाइड कर रहे हैं रूरल में, और ये अर्बन का मैटर है, तो ये टैक्सेबल है। पेमेंट मेड फॉर द सर्विसेज रिसीव फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड लोकेटेड इन यूएस द पर्पज ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज। पेमेंट मेड फॉर सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड इन यूएस से किसी ने पैसा भेजा, तो क्या वो हमारा टैक्सेबल है फिर एग्जाम्प्ट है? तो इट्स एग्जाम्प्ट। सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम अ सर्विस प्रोवाइडर, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का भी एग्जाम्प्ट होता है। उसने भी 12A में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसको। भाई साहब क्या क्वेश्चन है। एग्जाम्शन मैं खुद बोल रहा हूँ, एग्जाम्शंस मेरे उस पर मत जाना, एग्जाम्शंस खुद अच्छे से करना, क्योंकि एग्जाम्शंस मैंने अच्छे से नहीं करा है। बट ठीक है, एग्जाम्शन मुझे करना ही है, करना ही है भाई, करना ही है। अब ये आ जाते हैं हम सीनियर एडवोकेट वाले केस पे। अरे हाँ यार, ये चीज़ है यार, ये एडवोकेट, इसमें ना एक मुझे ये दिक्कत आई थी कि एडवोकेट है एग्जेम्प्ट, एडवोकेट अगर नहीं, सिर्फ एक चीज़ थी, अगर सीनियर एडवोकेट अपने किसी फेलो एडवोकेट फर्म को या फिर किसी और एडवोकेट को अगर सर्विस दे रहा है, वो टैक्सेबल है, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है, लेट मी चेक। हाँ,
अगर बस इसमें यही पॉइंट मेन है, क्योंकि अगर जो बिजनेस एंटिटी अगर किसी नॉन रजिस्टर्ड को दे रही है तो वो एग्जेम्प्ट है पूरा का पूरा, और अगर बिजनेस एंटिटी किसी रजिस्टर्ड को दे रही है तो वो आरसीएम में टैक्सेबल है। रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड है वही उसका टैक्सेबल देगा, अगर नॉन रजिस्टर्ड है आरसीएम दिया वो तो एग्जेम्प्ट ही कर दिया इन्होंने। लेकिन इसमें ये है कि एक अगर हमारा सीनियर बंदा है, सीनियर एडवोकेट, और वो सर्विस दे रहा है, किनको दे रहा है, उनको दे रहा है, क्या नाम है उनका, या तो फर्म को दे रहा है या फिर इंडिविजुअल को दे रहा है, सीनियर एडवोकेट दे रहा है सर्विस, तो वो टैक्सेबल है, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। टैक्सेबल किस में है? ऑब्वियसली एफसी में ही होगी, आरसीएम में ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं हमने, तो एफसी फॉरवर्ड चार्ज में वो टैक्सेबल हो गया, दैट्स फाइन। अब इसमें ना एक ये क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन में एक दो थोड़े से, एक ट्रिकी पॉइंट ये है कि क्वेश्चन नंबर 9 है ये, मिस्टर अशोक का सीनियर एडवोकेट ने लीगल कंसल्टेंसी दी सागर को, हु इज ऑल्सो इंडिविजुअल एडवोकेट, जिसका टर्नओवर 15 लाख है। यहां पे बंदा फंस जाएगा, क्योंकि ओवरराइडिंग फैक्टर क्या है? ओवरराइडिंग फैक्टर ये है कि पहले रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड देखें, फिर उसके बाद देखें कि वो क्या है, या फिर यही देखें कि भाई अगर अगले बंदे को, अगर अगला बंदा एडवोकेट है उसको सर्विस दे रहा है तो सीधी टैक्सेबल। तो उन्होंने ये बोला नहीं, हम ऐसे नहीं देख रहे, सीधी टैक्सेबल नहीं बोल रहे, हम इसका ये करेंगे कि पहले देख लो वो रजिस्टर्ड या फिर अनरजिस्टर्ड है। तो फिर ये पता चला कि वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसके बेसिस पे वो एग्जेम्प्ट कर दिया। वैसे टैक्सेबल है, अगर सीनियर एडवोकेट दे रहा है तो वैसे टैक्सेबल है, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड था, इसकी वजह से एग्जेम्प्ट। गिव योर आंसर इफ इन केस 1 एग्रीगेट टर्नओवर 15 लाख, प्रीसीडिंग ईयर 15 लाख ही था और इस साल 25 हो गया, तो हम पिछले साल का देखेंगे। गुड पॉइंट, पिछले साल के देखेंगे, स्टिल एग्जाम। अब थर्ड पॉइंट है, सीनियर एडवोकेट है, लीगल सर्विस दे दी अभिनव एंटरप्राइजेस को, 25 लाख तक टैक्सेबल है। फोर्थ है, सैम एंड हैरी अपॉइंटेड अ पैनल ऑफ 3 आर्बिट्रेटर सेटलमेंट पर्सनल डिस्प्यूट, 1 लाख दे दी, एग्जाम्प्ट है, पर्सनल है, बिजनेस एंटिटी थोड़ी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि इज एंगेजमेंट टू कस्टम मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, पैडी इनटू राइस स्पेसिफिक सर्कुलेशन के थ्रू ये चीज टैक्सेबल है, इट इज नॉट एग्जेम्प्ट। इट डज नॉट पे जीएसटी, गलत बात है, नहीं, मिलिंग ऑफ माइलिंग पैडी इनटू राइस एग्जेम्प्ट नहीं है, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन नहीं है वो, डिपार्टमेंट बोलता है, गलत है, इट इज नॉट, हाँ ठीक है, डिपार्टमेंट सही है। अब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे मैं अटका था। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें सबसे पहला, लीजिंग ऑफ वैकेंट लैंड टू स्टडी फार्म, रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस, रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस टैक्सेबल है, रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस टैक्सेबल है, ठीक है। ग्रेडिंग ऑफ व्हीट अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी, ग्रेडिंग ऑफ व्हीट अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी, ये लोग बोल रहे हैं एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट इस वजह से क्योंकि वो उसमें कुछ मतलब व्हीट को कुछ माइनर वो नहीं कर रहा, सॉरी उसका नेचर चेंज नहीं कर रहा, मेजर नेचर ऑल्टर नहीं कर रहा, तो वो ग्रेडिंग सही है। टेस्टिंग ऑफ सैंपल फॉर प्लांट फॉर पेस्ट डिटेक्शन, एग्जेम्प्ट है। 8 तो मैंने एग्जेम्प्ट बोला था ना, 8 एग्जेम्प्ट है, टेस्टिंग एग्जेम्प्ट है। इट इज अ वही है, टेस्टिंग इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो एग्जेम्प्ट है। फ्यूमिगेशन ऑफ शुगर केन इन वेयर हाउस, मुझे लगा था ये एग्जेम्प्ट है, सॉरी मुझे लगा था ये टैक्सेबल है फ्यूमिगेशन, और ये टैक्सेबल ही है। वाओ, मतलब आई एम नॉट श्योर, आई वाज नॉट श्योर अबाउट इट। फ्यूमिगेशन ऑफ शुगर केन टैक्सेबल है, याद रखो, नो लॉजिक, याद रखो, फ्यूमिगेशन टैक्सेबल है। फ्यूमिगेशन होता क्या है यार, ये चीज भी तो नहीं पता। व्हाट इज फ्यूमिगेशन, लेट मी चेक। व्हाट इज फ्यूमिगेशन? ऑफ शुगर केन, पेस्ट कंट्रोल, किस में? वेयर हाउस के अंदर पेस्ट कंट्रोल टैक्सेबल है, ठीक है भाई, टैक्सेबल है तो ठीक है। रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, एग्रो मशीनरी तो यार एग्जेम्प्ट होगी 12, हाँ एग्रो मशीनरी इज एग्जेम्प्ट। टोमेटो केचप टैक्सेबल है। वेयर हाउसिंग ऑफ बीटल एंड टेंडू लीव्स, अब यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये टैक्सेबल है, टेंडिंग बी, लेकिन नहीं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही मानेंगे तो एग्जेम्प्ट है। बीटल एंड टेंडू लीव्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही मानेंगे तो सही है।
अब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन को लेके आ गया, फुल एसी ट्रेन है तो वो टैक्सेबल है बिल्कुल। और फिर उसके बाद लोकल कैब ऑपरेटर, ही हायर्ड अ कार फ्रॉम लोकल कैब ऑपरेटर फॉर द होल डे, पूरे दिन के लिए उसने कार ली। लमसम एंड विजिटेड दिल्ली हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। फिर उसने मेट्रो ली, मेट्रो इज टैक्सेबल, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं मेट्रो इज टैक्सेबल। लेट्स सी, मेट्रो इज नॉट टैक्सेबल। तो फिर वो क्या था, मैंने पढ़ा हुआ था कहीं की जो मेट्रो रेल होती है वो एफसी में चार्ज करती है। हाँ, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, हाँ वो प्लेस ऑफ सप्लाई के केस में पढ़ा था कि जो मेट्रो रेल है वो अगर टिकट चार्ज करती है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई एट द पॉइंट ऑफ टाइम विल गेट ऑन दैट। मेट्रो में उससे कनेक्ट ही कर लिया था, लेकिन अब ये चीज़ अलग से ध्यान रखनी पड़ेगी मुझे कि मेट्रो इज़ नॉट टैक्सेबल, मेट्रो इज एग्जेम्प्ट, मेट्रो एग्जेम्प्ट है। ट्रेवल बाय कार, पूरे दिन के लिए ले लिया, तो अगर पूरे दिन के लिए ले लिया तो इट इज़ लायबल टू जीएसटी। सिर्फ मीटर्ड कार, जो छोटी मोटी मीटर्ड कार्स हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद ये जो एयर ट्रेवल है, एयर ट्रेवल तो भाई पूरा का पूरा टैक्सेबल ही था। और जो जो रेडियो टैक्सी ट्रेवल, ये क्या होता है? केबल कार तो टैक्सेबल है, केबल कार टैक्सेबल है। रेडियो टैक्सी ट्रेवल इज लायबल टू जीएसटी, ठीक है। अब आ जाओ, 9 प्रॉपर्टीज, रोशन जी, क्वेश्चन नंबर 14। 9 प्रॉपर्टीज ले ली हैं उन्होंने, रोशन जी ने। भाई साहब क्या किया इन्होंने, म्यूनसिपल टैक्स 44,000 का, रिपेयर कर दी 132, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 48,000। ओहो, अलग अलग दिया है कि रेंट और रेजिडेंट बिल्डिंग 1 ए को दे दिया, सैलरीड एम्प्लॉय है। हो यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा भारी पड़ेगा, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में आज मान लो मैं पूरा दिन भी देता हूँ ना सिर्फ एक मॉड्यूल करने के लिए। अब यार अभी तो इसमें टाइम, वैल्यू और प्लेस ही है, 1 घंटा होने को हो गया। चलो कोई नहीं, देखता हूँ, इसके बाद एक छोटा सा चैप्टर ले लेता हूँ। फिलहाल मैं ये बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर 14 है, रोशन ने 9 प्रॉपर्टीज ली हैं, 9 की 9 प्रॉपर्टीज उसने डिटेल्स दी हैं, तो बताने वेदर इज एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल। पहला उसने दे दिया रेंट ए को, सैलरीड एम्प्लॉय है, अनरजिस्टर्ड है, एग्जेम्प्ट है। रेजिडेंट 2 दे दी बैंक को, रजिस्टर्ड है, रेजिडेंस ऑफ अ ब्रांच मैनेजर के लिए, लेकिन दी बैंक को है, रहे उसमें बैंक मैनेजर रहा है, बैंक ने अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए लिया, दिस इज टैक्सेबल। टैक्सेबल अंडर आरसीएम और एफसीए, बताओ। अब रेंट पे दी एक रजिस्टर्ड पर्सन को दे दी, तो आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगा, इट इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। आई वाज राइट, टैक्सेबल अंडर आरसीएम। तो थर्ड, रेंट ऑफ वैकेंट प्लॉट, थर्ड लाइन थी, मतलब उसके बाद 9 इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, उसमें से 2 तो बिल्डिंग थी वो दे दी रेंट पे। तीसरा थी वैकेंट प्लॉट था, वो रेंट तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दे दिया, इट इज टैक्सेबल। भाई मैन्युफैक्चरिंग को दे रहे हो तो टैक्सेबल है। अब जो फोर्थ था उसने एग्रीकल्चर पर्पज के दिया, एग्जेम्प्ट है। 5वीं बिल्डिंग है, अनरजिस्टर्ड को दे दी रेसिडेंस के लिए, फॉर एम्प्लॉयज अंडर जीएसटी, फॉर रेसिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज गिवन ऑन रेंट टू बी लिमिटेड। बी लिमिटेड इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन बट बी इज डूइंग इट फॉर ऑफिशियल पर्पस, तो ये एफसी में टैक्सेबल है। हाँ, वो रेजिडेंशियल में इसको डरता था मैं, इस कंसेप्ट से। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग मेरा पक्का नहीं था, बट अब थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कर करके। अब ये बी है, माना रजिस्टर्ड है, कैसा भी है, लेकिन वो अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए ले रहा है। रेंट ऑफ कॉमर्शियल बिल्डिंग, उसने सी को रेंट पे दिया जिसका सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, ये टैक्सेबल है क्योंकि सिर्फ रेजिडेंस के लिए ही हम वो चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। 6 हो गया। ओके तो अरे यार मैं वापस आता हूँ कि गिवन ऑन रेंट टू बी लिमिटेड, या भाई फिर से डरा दिया इसने तो मुझे, कि जो बी लिमिटेड है अनरजिस्टर्ड पर्सन, रेजिडेंस ऑफ एम्प्लॉयज के लिए दिया। भाई मतलब इन दी एंड उस जगह का यूज रेजिडेंस के लिए ही हो रहा है,
यही निकला इससे क्रक्स कि इन दी एंड उस जगह का जो यूज है वो रेजिडेंस के लिए हो रहा है, वेदर इट्स फॉर पर्सनल पर्पस या फिर हम किसी एम्प्लॉय को स्टे करवा रहे हैं, बट वी आर अनरजिस्टर्ड, वी आर नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। एक तो मैं अनरजिस्टर्ड हूं लेकिन मैंने घर का ही ऑफिस खोल लिया, घर में ऑफिस खोल लिया, दैट इज टैक्सेबल। घर में ऑफिस ना खोल के मैं अपने एम्प्लॉय को स्टे करवा रहा हूं, दैट इज नॉट टैक्सेबल, वो टैक्सेबल नहीं है, दिस इज प्योरली एग्जाम। इसका ये मैं मतलब अपने कंसेप्ट में अपडेट कर रहा हूं एज पर द आंसर, एंड दिस सीम्स राइट, शायद यही है, शायद नहीं 100% यही है। रेंट ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग 6th वाले का हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप है। 7 रेजिडेंशियल यूज फॉर कमर्शियल पर्पस, ठीक है। Who is unregistered in GST can use it for commercial purpose if there is no objection by the municipal corporation, ये taxable हो जाएगा। Residential dwelling is taxable, value exceeds 20,000 per person per month। अच्छा, इसमें ये हो गया कि रेसिडेंशियल एरिया है बट एंड इट इज गिवन और रेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग यूज फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो सकती है, और इसका जो रेंट है वो 650 है पर सालाना का। तो सालाना का अगर 650 है तो मंथ का तो भाई कितना हो गया, 50,000 से ऊपर का हो गया, तो इट इज़ टैक्सेबल। अब अगला है रेजिडेंशियल ऑफ रेंट ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग 8 गिवन ऑन रेंट टू कॉलेज स्टूडेंट फॉर 3 months हुज रेंट इज 25,000 पर पर्सन पर मंथ। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम उस पर क्या बोलते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंटिंग पे 20,000 वाला हमारा वो कहाँ गया, हाँ, टैक्स पेबल ऑन अकोमोडेशन सर्विस अगर ज़्यादा है 20,000 पर पर्सन पर मंथ से और सप्लाई लेस देन 90 डेज है, ठीक है, तो टैक्स पेबल हो जाता है। तो इसमें लेस देन 95 डेज है, नहीं 3 महीने के लिए, और 25,000 है तो पैसा दे देगा 3 months। लेकिन अगले ही पॉइंट में वो 60 डेज, 1 मिनट, बिल्डिंग 8 75,000 लैंडिंग ऑर्डर रेजिडेंस प्रोसेस, अगले 5 जितने भी मैंने पिछले 5 मिनट बकवास करी है उसको छोड़ो, और फिर अब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब इसमें पता है क्या होता है कि अगर एग्जेम्प्ट है 20,000 से कम का रेंट है और 90 दिन से ज़्यादा के लिए ले रहे हो तो एग्जेम्प्ट है, अगर दोनों में से एक कंडीशन भी टूट रही है तो टैक्सेबल है, और लास्ट के 2 में यही हुआ है, दोनों में टैक्सेबल है। उसको मैं मार्क कर लेता हूँ यार, इट इज़ गुड फॉर मी। स्पेशल नाइस। यार बस मैं जैसे जैसे करके एग्जाम्शन निपटा देता हूँ। डू ओनली क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ एजुकेशन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 22 पे सबसे पहले तो एक KIT है, और KIT क्या है, एक कॉलेज है, और AECIT उसके बाद मतलब अप्रूव्ड है कॉलेज है। लिटिल मिलेनियम स्कूल है, ब्राइट माइंड कोचिंग है, स्प्रिंग स्कूल है। स्प्रिंग और लिटिल मिलेनियम के एक साथ चलेंगे पैरेलली, जो एक में टैक्सेबल दूसरे में टैक्सेबल, एक में एग्जाम दूसरे में एग्जाम। ब्राइट माइंड्स के सारे टैक्सेबल क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट है। बात रही KIT की, KIT कॉलेज है हमारा, कॉलेज और स्कूल का हमको देख देख के चलना है। प्रिंटिंग सर्विसेज हैं और प्रिंटिंग का क्वेश्चन पेपर सब में एग्जाम्प्ट होता है एक्सेप्ट कोचिंग, ठीक है। तो कोचिंग वाले को छोड़ के सब में एग्जाम्प्ट है। पेपर प्रोक्यूर्ड फॉर प्रिंटिंग क्वेश्चन पेपर हमने प्रोक्योर करे क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने के लिए, उस पर हमने टैक्स दिया ना, दे दे, क्या दिक्कत है उसमें, क्या दिक्कत है भाई, टैक्सेबल है, पैसा भी नहीं देंगे क्या। ऑनरेनियम टू पेपर सेटर एंड एग्जामिनर, ऑनरेनियम ओनर करा तो बेसिकली कुछ पेपर सेटर है यार। पेपर सेटर का जो ऑनरेनियम होता है वो एग्जाम्प्ट है क्या, बिल्कुल एग्जाम्प्ट कर दिया इन्होंने, पेपर सेटर की सर्विस है।
रेंट ऑफ एग्जाम सेंटर टेकन ऑन द रेंट स्कूल कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, ये जो कंडक्टिंग एग्जामिनेशन वाली चीज़ है ना, ये भाई कॉलेज के लिए एग्जाम्प्ट है और उसके लिए टैक्सेबल है, क्या बोलते हैं, स्कूल के लिए। सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये तो सबके लिए ही एग्जाम्प्ट है, लेकिन भाई वो कोचिंग के लिए टैक्सेबल है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑनलाइन रिसर्च जनरल, जनरल है, जनरल भैया वही है, कॉलेज के लिए एग्जाम्प्ट है, बाकी सबके लिए टैक्सेबल है जो जनरल है। बेसिकली ना सिर्फ ये जनरल वाली ही चीज़ थी जो सिर्फ कॉलेज के लिए एग्जाम्प्ट होगी, और जो पेपर सेटिंग वाली, यार इन्होंने पिछले ऊपर के 3 पॉइंट ही पेपर सेटिंग पे पूछ लिए, बंदा कंफ्यूज नहीं होगा क्या होगा कि ये भी एग्जाम्प्ट, क्योंकि ना ज़्यादातर जो सर्विसेज होती हैं स्कूल को एग्जाम्प्ट होती हैं, कॉलेज को नहीं होती, लेकिन बच्चों घुमाने के लिए यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स ऐसे पूछ लिए स्टार्टिंग में, यार ये भी कॉलेज का एग्जाम्प्ट है, ये भी कॉलेज का एग्जाम्प्ट है, ये भी कॉलेज का एग्जाम्प्ट है। अब फिर उन्होंने सब्सक्रिप्शन फॉर स्कूल जनरल पूछा, ये तो स्पेसिफिकली कॉलेज को एग्जाम्प्ट है, स्कूल को तो टैक्सेबल है। हायर चार्जेस फॉर बस, अब आए नहीं पंगा, हायर चार्जेस आ गए, हायर चार्जेस आ गए, ठीक है, स्कूल को एग्जाम्प्ट है, बाकी सबको टैक्सेबल है। कैटरिंग सर्विस स्कूल को एग्जाम्प्ट है, सिक्योरिटी स्कूल को एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर सिक्योरिटी सर्विस का एक कैच है कि सिक्योरिटी सर्विस विद इन द प्रीमाइस ऑफ स्कूल होनी चाहिए, अगर वो बाहर है तो टैक्सेबल है। डन, ये क्वेश्चन हो गया। सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कंडक्टिंग फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इट्स एम्प्लॉइज, 70% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द प्रोग्राम वॉज बॉर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट पढ़ना पड़ेगा ये, गवर्नमेंट यार, गवर्नमेंट जस्ट रीड इट, इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, गवर्नमेंट एग्जाम्पशंस। भाई मोटा मोटा एग्जाम्पशन हो गया भाई, रो तू। सप्लाई हो गया, आरसीएमओ का कंपोजिशन हो गया, और वो हो गया 1 घंटे के अंदर अंदर ये 4 चैप्टर पूरे। अगले 1 घंटे में टाइम, वैल्यू, इनपुट और पीस ऑफ सप्लाई कमिंग, 15 मिनट के रेस्ट के बाद।